हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, किन कारणों से स्ट्रोक होता है और इसका इलाज किस तरह से संभव है। पहले डिस्क्लेमर। केयरिंग डॉग्स यूट्यूब चैनल किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह प्रदान नहीं करता है। इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी निदान या उपचार के संबंध में नहीं सलाह दी जाती। ये चैनल केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जानकारी प्रदान करता है और इसे किसी व्यक्ति पशु के निदान या उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवर की सलाह के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। कृपया चिकित्सा बीमारियों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करें। इसमें या इस वीडियो में या इस चैनल पर किसी भी ब्रांड या कंपनी का समर्थन नहीं किया गया है। दोस्तों, स्ट्रोक जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, ये एक एमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन में या दिमाग में खून की सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है। ये एक एमरजेंसी है और जानलेवा कंडीशन है। ज़्यादातर ये या तो खून ब्रेन में जाने वाली, दिमाग में जाने वाली जो खून की धमनियाँ हैं उसमें रुकावट की वजह से होता है, वहाँ खून का थक्का जम जाता है, क्लॉट जम जाता है, या फिर कई बार दिमाग में खून की जो वाहिनी रक्त वाहिनी है वो फट जाती हैं। जब ब्रेन में जाने वाली रक्त वाहिनी या जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं उनमें कोई खून का क्लॉट जम जाता है और उसकी वजह से जो ब्रेन डैमेज होता है उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। और अगर खून की वाहिनी कोई दिमाग में अगर फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो जिस भी पार्ट को ये जो खून की वाहिनी है वो जो खून की सप्लाई करती है या ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, अगर वो वाला एरिया ब्रेन का उस एरिया में जब ब्लड नहीं पहुंचता है तो वो वाला एरिया ब्रेन का जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है या डेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। स्ट्रोक ज़्यादातर देखा गया है उन लोगों में हुआ होता है जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या पहले कभी हार्ट का अटैक हो रखा हो, या फिर जिन लोगों में हार्ट रेट जो है इरेगुलर होती है, जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ऐसे लोगों में भी स्ट्रोक की संभावना देखी गई है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जो लोग 65 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं उनमें स्ट्रोक होने का जो खतरा है वो ऑलमोस्ट 70 to 75% बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी किसी को स्ट्रोक होता है या लकवा होता है तब हमें एक फार्मूला है बी फास्ट को याद रखना है। बी फास्ट से ही हम उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं और उसके लक्षण को पहचान सकते हैं। बी फास्ट में जो बी है उसका मतलब है बैलेंस। मरीज को बैलेंस करने में दिक्कत आती है, उसको बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है, संतुलित नहीं कर पाता है, पैरों में लड़खड़ाहट आ सकती है। ई का मतलब होता है आई से, आँखों से, कि अचानक आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है, जहाँ उसकी देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जब उसको धुंधला दिखाई देता है। ये भी संकेत है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है।
एफ का मतलब है फेस, मीन्स मुंह। यदि व्यक्ति का मुस्कुराते वक्त चेहरा असामान्य लगे, या एक तरफ का चेहरा में सुन्नपन आ जाए, या फिर वो ढीला पड़ जाए, तो हमें ये संकेत मिलता है कि ये स्ट्रोक हो सकता है। ए का मतलब है आर्म्स, मीन्स बाजू या हाथ। अगर दोनों हाथ में से किसी एक हाथ को या बाजू को उठाने में कठिनाई हो, प्रॉब्लम हो, तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एस का मतलब है स्पीच। स्पीच मीन्स उसमें मरीज को बोलने में दिक्कत आ सकती है, उसकी आवाज़ स्लर्ड हो सकती है, वो क्या बोल रहा है दूसरे को समझ आने में दिक्कत आ सकती है, बोलते वक्त मुंह से जो लार है वो निकलना शुरू हो सकती है, उसको बार बार एक वर्ड को बोलने में दिक्कत आ रही हो, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये एक स्ट्रोक हो सकता है। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस तरह के लक्षण हमें किसी मरीज़ में या हम में अगर हमें महसूस हो अचानक, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमें स्ट्रोक हो सकता है। और हमें टाइम की चिंता करके टाइम को वेस्ट किए बिना ही तुरंत 108 पर फ़ोन करना है, जो इमरजेंसी मेडिकल नंबर होता है, ताकि हमारे पास जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा हमें मिल जाए, जहाँ हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच सके। तो दोस्तों, बी फास्ट को हमेशा याद रखना है। बी का मतलब है बैलेंस। अगर हमें बॉडी बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, पैर या लड़खड़ा रहे हैं। ई का मतलब हो गया आइज़, हमें देखने में अचानक दिक्कत आ रही हो, या डबल दिख रहा हो, या अचानक हमारी आंखों की रोशनी चली जाए। फेस का मतलब होता है कि हमारा फेस जो है एसिमेट्रिकल हो जाए, मीन्स टेढ़ा हो जाए एक तरफ। जहाँ ए का मतलब होता है आर्म, मीन्स हमारी जो बाजू है या हाथ है वो कमज़ोर पड़ जाए, उसको उठाने में दिक्कत आ रही हो, या टांग उठाने में दिक्कत आ रही हो। एस का मतलब होता है स्पीच, बोलने में तकलीफ़ हो रही हो। और टी का मतलब है टाइम, हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। तो बी फास्ट को हमेशा याद रखना है। तो जब भी हमें स्ट्रोक होता है तो हमें इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, जिसमें हमें मोटर मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ पैर हमारे सुन्न हो सकते हैं, पैरालाइज्ड हो सकते हैं, बोलने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में दिक्कत आएगी। कई बार मरीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है। कई बार मरीज़ को याददाश्त भूल जाती है, आँखों से देखने में दिक्कत आ सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है। ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। बोलने में दिक्कत आ सकती है, कोई चीज़ अगर पानी पीना है तो पानी निकलने में दिक्कत आएगी, खाना निकलने में दिक्कत आएगी। अगर किसी एक ब्रेन के पार्ट में स्ट्रोक हो जाए तो पेशेंट इमोशनली वीक हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लेबाइल हो जाता है। कई बार स्ट्रोक की वजह से मरीज़ में अपने पेशाब पे या लैट्रिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, बिल्कुल थकावट सी महसूस करता है। और कई बार इसकी वजह से जिन लोगों को स्ट्रोक होने के बाद अगर टाइमली इलाज नहीं मिलता है, तो इन लोगों में निमोनिया होने का, या खून का क्लॉट दोबारा बार बार बढ़ने का, बेड सोर बनने का, मांसपेशियों में सिकुड़ना, मीन्स जिसको हम बोलते हैं कि बेड सोर बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर मांसपेशियां जब इस्तेमाल नहीं होती हैं तो वो बिल्कुल वीक हो जाती हैं। ये सारे के सारे स्ट्रोक के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, कि जब किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो उससे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्ट्रोक दो तरह का होता है मेनली। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब हो गया कि जब हमारे जो हमारे ब्रेन में
खून की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जाती हैं और कहीं क्लॉट जम जाता है, तो ब्लड जो पीछे से आ रहा होता है वो फिर क्लॉट की वजह से आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो जो आगे का ब्रेन का एरिया है वो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और वो डेड हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। ये चाहे वो जो खून का थक्का है वो कहीं से भी आ सकता है, हार्ट से आ सकता है, टांगों से आ सकता है, और कहीं भी जाके ये खून की नस को ब्लॉक कर सकता है। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को अगर कोई किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, या फिर कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके खून की नसें पतली होती हैं, वो अचानक ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाती है, और फटने से वो जो ब्रेन के आसपास उस खून की नस के आसपास का जो एरिया है वहाँ खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो उस ब्रेन के एरिया को प्रेशर देता है, और उस एरिया में उसकी सप्लाई बाधित होती है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है। उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। और जो खून के थपके क्लॉट की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। कई बार जो ये तो मैंने बताया इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जो खून की लाल वाली वाहिनियाँ हैं, मीन्स आर्टरीज हम बोलते हैं, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं ब्रेन में, उनमें कहीं ब्लॉक हो जाए या वो फट जाए। दूसरा होता है कि ब्रेन से निकलने वाली वेन्स जो होती हैं, जिसको हम ये नीली आपको दिख रही हैं, इनमें कहीं क्लॉट जम जाए, ये तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल वेन थ्रोम्बोसिस। हालांकि ये कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी हो सकता है स्ट्रोक का कारण। तो क्या लक्षण होते हैं स्ट्रोक के? एक तरफा कमजोरी आ जाती है, या लकवा हो जाता है, बोलने में दिक्कत आएगी। अगर बोल पाता है तो वो हमें पेशेंट कई बार हमें पता नहीं लगेगा कि क्या बोल रहा है। बहुत ज़्यादा उल्टी हो सकती है, गर्दन में अकड़न आ सकती है। इमोशनली, या कई बार पेशेंट इमोशनली बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, रोता रहता है, हंसता रहेगा, या कई बार आप उसको पहचानने में दिक्कत आएगी। कंफ्यूज रहता है, कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। कई पेशेंट्स को स्ट्रोक में मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, हाथ पैर उठाने में दिक्कत आती है, चल नहीं पाएगा, पैरालिसिस हो जाती है। कई बार वो जो उनकी हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आईज़ हैं, ईयर्स हैं, या नोज़ है, टेस्ट करने की क्षमता है, जहाँ दुर्गंध को सहन करने की पहचानने की क्षमता है, वो कई बार इससे डिस्टर्ब हो सकती है। पेशेंट को मेमोरी लॉस हो सकता है, भूल सकता है, धुंधलापन आ सकता है, डबल डबल दिखाई दे सकता है, चक्कर आ सकता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, अचानक उल्टी आ जाना, और उसके बाद पैरालाइज्ड हो जाना, ये हेमरेजिक स्ट्रोक में काफ़ी हद तक देखा गया है। कई बार पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो जाता है, और कई लोग स्ट्रोक की वजह से कोमा में चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या कारण हैं स्ट्रोक के? पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि खून में जो खून की धमनियाँ हैं या आर्टरीज हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल या प्लाक वगैरह जम जाता है। जैसे जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, कि हार्ट बहुत तेज तेज या इरेगुलर रिदम हो जाती है। उसकी वजह से भी जो हार्ट का लेफ़्ट वाला पार्ट होता है, जिसको हम लेफ़्ट एट्रियम बोलते हैं, वहाँ ब्लड का थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, और वो हार्ट की कंट्रैक्शन से वो थक्के फिर ब्रेन की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हार्ट की बीमारी हैं जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, उनकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है।
जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, जब ब्रेन में नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें फूल जाती हैं, खून की नसें फूल जाती हैं, उनका फटने का बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है उनमें भी स्ट्रोक देखने को मिलता है। कुछ हमारी आते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ है जिनको, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नशीली दवाइयों का या नशे का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों को स्ट्रोक हो जाता है उनको पैरालिसिस हो जाती है, बोलने में दिक्कत आएगी, बेड बाउंड हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे लोगों को पेन रहती है, बिहेवियर में चेंज आ जाती है, अपनी जब वो सेल्फ केयर नहीं कर पाएंगे तो बेड बाउंड हो जाते हैं, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बेड सोर बन जाते हैं। तो जब भी हमें इस तरह के लक्षण, जो मैंने बी फास्ट के बारे में बताया, तो उसमें टाइम बड़ा मैटर करता है कि हमें जितनी जल्दी जाके हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे उतनी जल्दी हम ब्रेन को बचा सकते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर हर सेकंड स्ट्रोक में, कि जब किसी को स्ट्रोक होता है 1 सेकंड में 32,000 सेल्स ब्रेन के मर जाते हैं, और 1 मिनट में कम से कम 1.9 मिलियन सेल्स मर जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो पेशेंट को फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाए। तो जब हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो हमेशा पहले कोई भी दवा देने से पहले उसका सीटी स्कैन करवाया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि उसको हेमरेजिक स्ट्रोक है या फिर इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों का जो इलाज है वो अलग है। इसके अलावा ईसीजी भी की जाती है पेशेंट में, और कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पेशेंट अगर लेट पहुँचता है तो वहाँ पे एमआरआई वगैरह की जा सकती है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट वगैरह भी पेशेंट के करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब हो गया जिनमें खून का क्लॉट बनने से, क्लॉट ब्लड वेसल में जमने से आगे की जो सर्कुलेशन है ब्रेन की, वहाँ ब्लड जब पहुँच नहीं पाता तो उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें हम अगर मरीज़ 4.5 घंटे के भीतर हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और सीटी स्कैन में अगर हमें पता लग जाता है कि इसको इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो जो क्लॉट है उसको थ्रोम्बोलाइज कर देता है या उसको घोल देता है, और हम उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है उस ब्रेन की उस पार्ट की नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसमें हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं वो मरीज़ को चढ़ाते हैं आईवी इंट्रावेनसली, मींस वेन में इंजेक्शन देके, और स्ट्रोक से जो उसको नुकसान होना है उससे हम बचा सकते हैं मरीज़ को। लेकिन ये जो है, पहले हमें सीटी स्कैन करना है। सीटी स्कैन में हमें पता लगना चाहिए कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक ही है, और मरीज़ अगर 4.5 घंटे के भीतर भीतर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो उसमें हम ये थ्रोम्बोलिटिक दवाई दे के उसको फर्दर जो स्ट्रोक से डैमेज होना है उससे हम उसको बचा सकते हैं, और ये उसकी बीमारी जो है स्ट्रोक की रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा अगर मरीज़ को इस्कीमिक स्ट्रोक ही है, बहुत बड़ा क्लॉट जमा हुआ है, और मरीज़ 4.5 घंटे के बाद आता है, तो उसमें हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। तो उसमें हम एक तार डालते हैं, तार से हम जाके उस क्लॉट को जहाँ वो जमा हुआ है उसको हम काट देते हैं, निकाल लेते हैं। इसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। जिन लोगों में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के नस फट जाती है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी रहती है कि उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। तो उसमें हम ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, ताकि जो खून जो वहाँ पे प्रेशर की वजह से ब्रेन के ऊपर डैमेज प्रेशर डाल रहा है उसमें
उसका प्रेशर कम हो और कुछ प्रेशर दूसरी ब्रेन में अडीमा ना हो, सूजन ना हो, उसके लिए हम अलग से दवाइयाँ देते हैं। फिर इसके बाद एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स हैं जो न्यूरो सर्जरी का उसमें रोल आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा हो और ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है तो हम कई बार उसमें इमरजेंसी क्रेनियोटमी वगैरह करते हैं ताकि ब्रेन के ऊपर जो ब्लड की वजह से प्रेशर पड़ रहा है वो उसको कम किया जाए। दोस्तों ये जैसे कि अगर हम सीटी स्कैन है एक पेशेंट का, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो अगर हम ये देखें तो ये वाला एरिया जो है, इस एरिया में ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो बाधित हो रखी है और ये पूरा पूरा आपको काला दिख रहा है। सीटी स्कैन में अगर इस्कीमिक स्ट्रोक होता है तो हमें ब्लैक ब्लैक दिखता है, और अगर ये ब्लीडिंग हो रखी हो, हेमरेजिक स्ट्रोक हो, तो हमें वाइट वाइट दिखता है। यही हम पहले जब भी पेशेंट आता है सीटी स्कैन करके देखते हैं कि उसको इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर उसको इस्कीमिक स्ट्रोक हो तो हम उसको थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, मीन्स कुछ ऐसी आईवी ड्रग्स देते हैं, और वो पेशेंट 4.5 घंटे से पहले पहले हमारे पास आ जाए तो उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर यही बंदा को अगर ब्लीडिंग हो रखी हो, हेमरेजिक स्ट्रोक हो, तो उसको हम ये दवाइयाँ नहीं देते हैं। इसके लिए हमारा सबसे पहले मेन रिस्क वो यही रहता है कि उसको हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और दूसरा अगर ये ब्लीडिंग है तो उसको जो कोगुलेशन फैक्टर है उनको कंट्रोल करें, या फिर सर्जरी करके अगर कहीं अप्रोचेबल एरिया में है तो वो हम ब्लड की जो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रखा है उसको उसकी वजह से होने वाले डैमेज को कम करें, तो उसको हम इमरजेंसी क्रेनियोटमी बोलते हैं, डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी, ताकि उस एरिया पे ब्रेन के ऊपर ब्लड जो इकट्ठा हो रहा है उसकी वजह से ब्रेन डैमेज और ना हो, ब्रेन के ऊपर और प्रेशर ना पड़े। दोस्तों जब ये सब इलाज हो जाता है तो पेशेंट को स्ट्रोक केयर यूनिट में रखा जाता है। स्ट्रोक केयर यूनिट्स कई हॉस्पिटल्स में होती हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर स्ट्रोक वाले काफ़ी दिन तक बेड बाउंड रहते हैं, उनको लैट्रिन पेशाब के लिए बेड पे ही करना पड़ता है, तो उनमें उस समय डॉक्टर के साथ साथ फैमिली की पूरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ दवाइयाँ जो हैं इसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये तो था स्ट्रोक जब हो जाता है तो उसको हमने कैसे उसका निदान करना है, कैसे पहचानना है। अब हम चाहें कि हमें स्ट्रोक हो ही ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहले तो हमेशा हमें अपने आप को ये चेक करना है कि मेरे में कितना रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको, जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, मोटापा है, सिगरेट पीने वाले हैं, अल्कोहल ड्रिंकर हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है इनको जहाँ जिनको फैमिली हिस्ट्री है घर में, कि किसी को घर में स्ट्रोक हो रखा है, किसी को घर में ब्लड प्रेशर है, तो उनको चांसेस हैं कि उनको स्ट्रोक हो सकता है। तो उनको अपनी लाइफ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। ये लाइफ के 8 इसेंशियल्स हैं कि हमें जो कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाए और स्ट्रोक से होने वाले खतरे से बचे रहें। जैसे है एक्सरसाइज है, अपना खून या ब्लड प्रेशर या शुगर के लिए वो चेक करवाते रहना है रेगुलरली, वेट के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर रखना है, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल रहे, स्मोकिंग नहीं करनी है, नींद प्रॉपर लेनी है, और फ्रूट वेजिटेबल्स या बैलेंस डाइट का हमें इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। हमारा जो घर का या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा 130/80 से नीचे होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके या दवाइयों से इसको कंट्रोल करना है और इसको 130/80 से कम लाना है। सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उनको डी एडिक्शन करवानी है, उनको बोलना है छोड़ने के लिए। शुगर है तो उनको चाहिए रेगुलरली अपना शुगर का चेकअप करवाते रहें, शुगर की दवाइयाँ खाएं, और जो
फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c है वो नॉर्मल रखना है उनको 7 से नीचे नीचे। वैसे ही जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है उनको भी चाहिए कि अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें, और कोलेस्ट्रॉल जो है उनका LDL जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है वो 70 से नीचे होना चाहिए। ऐसे ही कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको ओवरवेट की प्रॉब्लम रहती है, उनको BMI या वेस्ट सर्कमफ्रेंस उनका बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। हमेशा हमें चाहिए कि हम फिज़िकली एक्टिव रहें, कम से कम 45 मिनट हमें डेली वॉक करना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। प्रॉपर लोगों को गाइड करना है, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो नींद प्रॉपर उनको आनी चाहिए। जिन लोगों में प्रॉपर नींद नहीं होती है उनमें भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तो उनको चाहिए कि कम से कम 7 से 9 घंटे नींद लें। जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, एक बीमारी है जिसमें पेशेंट रात को बहुत ज़्यादा खराटे मारता है, तो उनको चाहिए कि, और उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, दिन में वो सोते हैं बैठे बैठे सो जाएंगे, तो उनको CPAP मशीन होती है जिससे आप प्रॉपर उनको रात को लगा के वो अच्छी नींद ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो डाइट है वो कम से कम 1500 से 200 किलो कैलोरीज की होनी चाहिए, और हमें मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे में या हमारे घर में किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह की हिस्ट्री है तो हमें चाहिए हम अपने आप को इन रिस्क फैक्टर से दूर रखें। जैसे हाइपरटेंशन है तो हमें रेगुलर चेकअप करवाना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, वेट, डिस्लिपिडीमिया, नमक का कम खाना है, फ्रूट वेजिटेबल को ज़्यादा खाना है, स्मोकिंग, अल्कोहल का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसे हमारी डाइट में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर्स, ये सब एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कम खाना चाहिए जिनसे हमें बहुत जल्दी शुगर मिलती है, जैसे शुगर है, चीनी है, वाइट ब्रेड है, वाइट राइस है, कोल्ड ड्रिंक है, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज़ होता है बॉडी में और बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमें एक्सेस में मिलती हैं। हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, जैसे सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट अगर हम लें तो इससे हमें हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड ही लेने चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एप्पल जिसमें ऑरेंज, पियर्स, प्लम्स, मिल्क, कर्ड, पल्सेस, लेग्यूम्स, मिलेट, सीरियल्स, इस तरह के फूड लेने हैं। ये सारे के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। और जिन जिन कार्बोहाइड्रेट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, मीन्स जो बहुत जल्दी हमें ग्लूकोज दे देते हैं, जैसे ही खाते हैं हमारा शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जैसे पोटैटो है, अरबी है, वाइट शुगर है, जैगरी है, रेजिन, मैंगो, बनाना, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये सारे के सारे हार्मफुल हैं, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, उनमें फाइबर ज़्यादा रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है, हमारे वेट को रिड्यूस करने में आसानी होती है, हमें टाइप टू डायबिटीज़ में मदद मिलती है। और ये जो फूड हैं जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारा ब्लड शुगर बहुत जल्दी रेज हो जाता है, इनमें फाइबर कंटेंट बिल्कुल कम होता है और हमारा वेट इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो हैं इनको नहीं खाना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए। ऐसे ही हमें फ़ैट्स जब हम खाते हैं, फ़ैट्स इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि कुछ विटामिन्स हैं जैसे A, D, E, K हमें इन्हीं से मिलते हैं, हार्मोन बनाने में काम आते हैं, ब्रेन की हेल्थ के लिए काम आते हैं। 3 तरह का फ़ैट होता है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फ़ैट, अनसैचुरेटेड फ़ैट। तो हमें ट्रांस फैट को टाटा करना है, क्रॉस करना है, ये नहीं खाना है। ट्रांस फैट हमें कहाँ से मिलता है? तली हुई चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे, इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। वैसे ही सैचुरेटेड फ़ैट है जिसमें कोकोनट ऑयल, बटर ऑयल, इनको हमें नहीं खाना है। क्या खाना है हमें? अनसैचुरेटेड फ़ैट, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन फ्लावर हो गया। हम सारे ये सब को अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए मस्टर्ड ऑयल है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हम फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा
ये ही लेना चाहिए। ये गुड फैट होता है और हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। हमारे एचडीएल जो बॉडी का अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और जो एलडीएल लेवल होता है उसको कम करता है। दोस्तों ये है मेडिटेरियन डाइट का पिरामिड। तो हमें हमें चाहिए कि डेली हमें क्या क्या खाना चाहिए। वेजिटेबल, फ्रूट, होल ग्रेन, ब्रेड, सीरियल्स, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कुछ भी ले लो, लेग्यूम्स लो, हर्ब्स, स्पाइसेस, ये हम खाएं डेली। और हफ्ते में 2 बार हम फिश ले सकते हैं, कोई क्रैब्स लेता है या सी फूड ले सकता है। वैसे ही कभी कभार हम अंडे, योगर्ट, चीज़, मिल्क, इनकी क्वांटिटी हमें कम लेनी चाहिए, बहुत कम लेना चाहिए, रेड मीट या स्वीट्स वगैरह। और जो प्रोसेस्ड मीट है या पैकेज्ड फूड है वो कभी कभार लेने से काम चल जाएगा, और यूजली हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो है डेली ये हम खाएं, जिसमें वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ब्रेड्स हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है उनको चाहिए कि जो साल्ट है उनमें कम से कम 3 ग्राम पर डे या इससे कम ही लेना चाहिए, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है। और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं रहता है तो उनको भी साल्ट जो है, नमक जो है, वो 5 ग्राम से कम ही होना चाहिए। शुगर हमें 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए पूरे 24 आवर्स में। हमें अगर फिट रहना है स्ट्रोक से या उसके जो रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, अगर इनसे दूर रहना है तो हमें थोड़ा ही खाना है। मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द इंटेक ऑफ फैट, शुगर, साल्ट हमारी डेली डाइट में, और थोड़ा खाइए और स्वस्थ रहिए, आज से थोड़ा कम। सो स्ट्रोक से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और तनाव को नियंत्रित रखें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। थैंक यू, धन्यवाद, सीखते रहिए।